आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये धारा यानी अनुच्छेद 368 पार्लियामेंट को यानी संसद को संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। यद्यपि हमारे संविधान निर्माता ने संविधान बनाते समय बहुत ही सावधानियां का प्रयोग किया है कि भविष्य में क्या हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था कि हम अपने संविधान को इतना कठोर और मजबूत बनाना चाहते हैं जितना कि संभव हो सके, लेकिन समय की परिस्थितियों के अनुसार हमारा संविधान बदल भी ना पावे, इसलिए इसको जो है हम लचीला भी बनाना चाहते हैं। तो हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है, कठोर भी है और लचीला भी है, ये दोनों बातें। तो यदि मान लीजिए यद्यपि संविधान निर्माताओं ने बड़ी सावधानी का प्रयोग करते हुए विश्व के कई देशों के संविधान, जो वहां का संविधान था, वहां से कुछ बातें ली गई। और जैसे इंग्लैंड का संविधान तो अलिखित संविधान है, लेकिन अपना लिखित संविधान है। अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, ये सब संविधान लिखित है। और इंग्लैंड का संविधान जो है, ब्रिटेन का संविधान जो है, अलिखित है। तो हमारे यहाँ लिखित भी, मतलब विश्व में जो संविधान जहां जहां संविधान लोकतंत्र व्यवस्था है, जहां संविधान है, वहां जो अच्छी अच्छी बातें थी, तो हमारे संविधान में सबका समावेश किया गया है। संविधान निर्माताओं ने सबका समावेश किया है। और हमारा संविधान कोई आगे संशोधन इसका ना हो सके, कोई ऐसी बातें हो गई जो समय के अनुसार उसमें संशोधन करना है, क्योंकि समाज जो है ये जीवित व्यक्तियों का समूह है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालता रहता है। परिस्थितियों के अनुसार नई नई बातें आती है, नई नई चीजें आ जाती है, तो उनका समावेश करना पड़ता है। इसलिए संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 की व्यवस्था की गई है, और उसके अनुसार यदि संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ जाती है, संविधान तो वही रहेगा, लेकिन उसमें कोई संशोधन करने की जरूरत पड़ती है, तो 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार पार्लियामेंट को यानी संसद को अधिकार है उसमें संशोधन कर ले। तो हमारे संविधान में अब तक जो है 128 संशोधन हो चुके हैं। सबसे बड़ा संशोधन है, मतलब विश्व का मैंने इतना संशोधन किसी विश्व के किसी संविधान में नहीं हुआ, इतना संशोधन हमारे यहाँ हुआ है। तो अब संसद ने एक नया बिल पेश किया कि एक देश एक चुनाव। 128 संशोधन हो चुका है, 129वां संशोधन है, 129वां संशोधन है। ये 17 दिसंबर 2024 को एक देश एक चुनाव का बिल संसद में पेश हुआ, लोकसभा में पेश हुआ, सरकार ने लोकसभा में पेश किया। अब इसमें पेश करने की प्रक्रिया क्या है? तो 368 में ये प्रक्रिया है कि संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और उस प्रत्येक संसद में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यदि वह पारित कर दिया जाता है, तो वो फिर राष्ट्रपति के समक्ष अनुमोदन के लिए यानी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अब लोकसभा ने 17 दिसंबर 2024 को 129वां संविधान संशोधन यानी एक देश एक चुनाव का बिल पेश किया, विधेयक पेश किया, लोकसभा से पारित हो गया। अब राज्यसभा में पारित होके पास होके
तो फिर वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें एक देश, यद्यपि इसमें विपक्षी भाजपा की सरकार ने पेश किया, विपक्षी सदस्यों ने, विपक्ष ने इसका जुटपूर्व विरोध किया, लोकसभा से फिलहाल पारित हो गया, अब राज्यसभा से पारित होकर फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें जितने सदस्य हों, कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा ये पारित होना आवश्यक है, तब ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, अनुमति के लिए भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति की अनुमति जब मिल जाएगी तो ये विधेयक जो है उस विधेयक के अनुसार संविधान में संशोधित समझा जाएगा। अब संसद को यानी पार्लियामेंट को संशोधन करने की शक्ति है। 368 सब क्लास 3 में एक उपबंध और जोड़ा गया है, वो 44वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पहले जो है ये व्यवस्था नहीं थी, ये धारा अनुच्छेद जो है 13 ये कहती है कि मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनको अल्पीकरण करने वाली विधियां नहीं बनाई जाएंगी। यानी अनुच्छेद 13 ये कहती है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट का यानी मूल अधिकार का कम करती है, समाप्त करती है, न्यून करती है, अल्प करती है, ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा। जबकि समता के अधिकार में है कि विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष, इसका हम सेशन पहले कर चुके हैं, बस शार्ट में बता रहे हैं। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता जो है, विधि के यानी कानून के अनुसार सभी नागरिक बराबर हैं, उनको सरकारी नौकरियों में समान अधिकार मिलेगा। जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक कुआं, तालाब, पोखरे और खेल के मैदान जो भी हैं, जो सार्वजनिक संपत्ति हैं, सबको समान अधिकार मिलेगा। लेकिन वो सब क्लास 368 सब क्लास 3 में जो एक और जोड़ दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, उसमें कहा गया है कि यदि राज्य ऐसा कोई कानून बनाती है तो ये मूल जो अनुच्छेद 13 है उससे जो है ये असंगत नहीं होगी। मैंने उसके किसी बात के होते हुए भी तो उससे असंगत ये नहीं होगी। तो अब क्योंकि एक तरफ तो करे संविधान के समक्ष समता, समता में सबको अधिकार है, तो यहां एक कैटेगरी और जोड़ दिया गया है समता के अधिकार में कि यदि राज्य जो है स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करती है तो ये 13 का, अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करती है सरकार तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ जो है अनुच्छेद 13 जो है आड़े नहीं आएगा। यद्यपि यदि कोई संशोधन करती है यानी जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं। ये मामला केशवानंद भारती के केस में भी इसका उदाहरण दे, मिन्स मिल्वा के बाद में भी इसका उदाहरण दे चुके हैं पिछले सेशन में कि फंडामेंटल राइट एक प्रकार से तो फंडामेंटल राइट वायलेशन करती है। यदि एक तरफ कहती है, अनुच्छेद कहती है कि ये राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनको कम कर देती हूँ या उनको छीनती हूँ, नहीं बनाएगा। एक तरफ मूल अधिकारों को हनन करती हैं। जब ऐसा कोई कानून बनाता है
सरकार कोई कानून बनाती है जो किसी जात विशेष के लिए विशेष उपबंध करती है कि इनको इतना परसेंट लाभ दिया जाएगा, इनको इतना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा, तो फंडामेंटल वायलेशन तो हो गया। लेकिन एक सेक्शन और दिया गया है कि 13 आड़े नहीं आएगी, इसमें 13 से विरोध नहीं होगा, 13 का विरोध नहीं माना जाएगा। तो इसका डिटेल जो है, चर्चा जो है केशवानंद के भारती में 13 जजों की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट 13 जजों की पीठ ने इस पे अपना डिटेल निर्णय दिया है। और लास्ट में भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान में संशोधन पार्लियामेंट तो कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं की जाती, परिवर्तित नहीं कर सकती है। अब मूल ढांचा क्या है, तो इसको भी लास्ट में थोड़ा सा इंगित करके छोड़ दिया, पूरा डिटेल डिस्क्लोज नहीं किया है, करके छोड़ दिया। जैसे मूल हथियारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, संसद को समाप्त नहीं किया जा सकता है, न्यायपालिका कार्यपालिका को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल करके बाकी आगे छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर कहीं ऐसा मामला फंसेगा तो फिर उसका फिर आएगा। अच्छा, एक इसमें संविधान में हमने देखा है कोलिजियम कहीं व्यवस्था नहीं है। संविधान में जब निर्माताओं ने संविधान बनाया था उसमें कोलिजियम की कोई व्यवस्था नहीं। कोलिजियम क्या चीज है ये तो सुप्रीम कोर्ट जानने इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसमें मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेता है। तो परामर्श क्यों लगता है? परामर्श कोई बाध्यता नहीं, संविधान में कहीं भी नहीं है परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, कहीं नहीं है। तो कोलिजियम के बारे में, कोलिजियम क्या है, कैसे क्या है, कोलिजियम के बारे में हमको जानकारी भी नहीं है। तो कोलिजियम के बारे में जब जानकारी नहीं है तो कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोलिजियम कहीं संविधान में हमने पढ़ा भी नहीं है, न तो आज तक पढ़ा है। कोलिजियम कहीं पेपर में देख लेते हैं तो कोलिजियम होता है। तो कोलिजियम के बारे में भले हम कुछ जानते हैं ना जानते हैं, लेकिन कोलिजियम के बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं है, नहीं बोलते हैं कोलिजियम के बारे में। लेकिन ये है 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये अब पारित ही हो जाएगा, लोकसभा द्वारा पारित हो गया तो राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा, मतलब एक देश एक चुनाव। तो आज का सेशन बस इतना ही।